नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यू एकेडमी में। आज मैं आप सभी के लिए लाया हूँ रेगुलेटिंग एक्ट। जैसा कि जो मैंने कल वीडियो आपके लिए बनाया था उसमें मैंने आपके साथ किया था पूरा डिस्कशन भारतीय संविधान का। तो उसमें एक टर्म आया था कि जो भैया हमारा भारतीय संविधान है वो सबसे पहले जो है उसकी नींव कब पड़ी थी, तो वो भैया जो उसका मेन रीजन रहा था वो रहा था आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो मैंने आपसे कल बोला था कि मैं आप सभी के लिए जो है इसके लिए एक वीडियो लेके आऊँगा, तो आज मैं वो वीडियो आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। तो इससे पहले कि मैं अपने वीडियो में आगे प्रोसीड करूँ, हर बार की तरह आज फिर से मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे चैनल को आप कीजिए सब्सक्राइब। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं और लगता है कि मैं आप सभी के लिए कुछ ना कुछ किसी न किसी पॉइंट में आपकी नॉलेज को इंक्रीज़ कर रहा हूँ या आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप प्लीज़ मेरे भैया वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपका कोई डाउट है या फिर क्वेरी है तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप चाहें तो मेरा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं, वो है www.facebook.com/uacademy22। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो जो है हमारा रेगुलेटिंग एक्ट पे। तो ये जो भैया रेगुलेटिंग एक्ट है, इससे पहले कि मैं इस पर शुरुआत करूँ तो मैं पहले तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन खुद से ही करना चाहूँगा कि हम जैसा कि जानते हैं कि भैया सबसे पहले जो हमारा भारत में अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा भैया अंग्रेजी शासन है जो हमारा माना गया है, ब्रिटिश शासन माना गया है, तो उसका जो है मेन संस्थापक माना गया है लॉर्ड क्लाइव माना गया है। तो लॉर्ड क्लाइव ने क्या किया था कि उसने ही जाकर बंगाल में जो है अंग्रेजी हुकूमत की पूरी तरह से उसकी नींव डाली थी और आगे बढ़ाया था। तो वो था जब तक भैया बंगाल में और वहाँ का था गवर्नर, तब तक तो जो वहाँ की भैया शासन व्यवस्था चल रही थी वो तो बहुत अच्छी चलती रही। लेकिन उसके जाने के बाद क्या होता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार फैल जाता है और बहुत सारी अन्य असुविधाएँ हो जाती हैं। तो क्या होता है कि जो भैया ब्रिटिश की संसद है वहाँ पर भी ये जो है भैया मुद्दा बार बार उठता है और ये हाल हो जाता है कि जो यहाँ पर थी पूरी भैया कंपनी के जो लोग काम कर रहे थे और जो है वो लोग इस लेवल का वो सब करते हैं भैया भ्रष्टाचार की, जो हमारी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो लोग जो है बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, अपना कर्जे में आ जाते हैं, घाटे में आ जाते हैं। तो होता क्या है कि वहाँ की जो भैया संसद है तो वहाँ पर इसकी चर्चा होती है। तो कुछ लोग कहते हैं कि आप इसको बंद कर दीजिए और इसको आप आगे प्रोसीड मत कीजिए। लेकिन जो वहाँ के भैया था आपका केंद्रीय सरकार थी वो इसको बंद नहीं करना चाह रही थी। तो उसने क्या किया कि उसने जो भी भैया इनका था वो सब कर्जा था और जो भैया घाटा था वो सब उसने किया, प्रतिपूर्त किया। लेकिन उसने क्या किया कि उसने कुछ अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए कि अब इन रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही जो भी लोग होंगे, कंपनी के लोग होंगे, वो काम करेंगे। तो वो जो हमारा नियम बनता है वो हमारा कहलाता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो ये था कुछ पॉइंट जो कि मैंने आपको ऊपर से ही बताए हैं। तो अब हम बात करते हैं सारे जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सब की। तो शुरू करते हैं। देखिए क्या है कि जो हमारे लॉर्ड क्लाइव होते हैं, पहले गवर्नर बंगाल के, सब जानते हैं। तो लॉर्ड क्लाइव के बाद क्या होता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी दशा निरंतर खराब होती जाती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो जाता है। तो होता क्या है कि इसका विरोध होता है भैया ब्रिटेन में। ब्रिटेन के लोग क्या कहते हैं कि जो बंगाल में है वो बहुत ज़्यादा कुशासन है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा अव्यवस्था है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है। तो वहाँ पर जो है क्या होता है कि उसकी वजह से जो है हमारी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी वो भैया दिवालिया हो जाती है, यानी कि उसके पास कोई पैसा नहीं बचता है। तो ये स्थिति आ जाती है। तो फिर होता क्या है कि जो भैया ब्रिटेन के लोग हैं वो क्या करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भैया कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे थे उनके भ्रष्टाचार की जो भी भैया मामलों की थी जांच थी, तो उसकी जांच के लिए क्या करते हैं कि ब्रिटिश संसद से वो लोग बार बार भैया उसकी डिमांड करते हैं और वो ब्रिटिश संसद को
बिल्कुल ही वो सब फोर्स कर देते हैं कि अब तो आपको इसकी जांच करनी पड़ेगी। और जब वहाँ की संसद इसकी जांच करवाती है तो उसको पता चलता है कि जो भैया कंपनी के बड़े अधिकारी हैं उन्होंने अपने भारतीय जनता के हितों को ध्यान में नहीं रखा है। जो वहाँ पर से ये लोग जब आए थे यहाँ पर अपना ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए, तो जो वहाँ पर इन लोग को इनको जो वो सब वो आपके दिशा निर्देश सब दिए गए थे और जो उनसे कहा गया था, उन्होंने उन सब चीज़ों का यहाँ पर कोई पालन नहीं करते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर भैया भ्रष्टाचार करते हैं तथा जो यहाँ के भैया थे लोग थे उनके साथ ये लोग भैया अत्याचार करते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब वहाँ की भैया संसद वहाँ जब करवाती है, जांच करवाती है, तो उसको पता चलता है कि जो यहाँ पर कंपनी के आला अफसर थे, बड़े बड़े अधिकारी थे, उन्होंने भारतीय जनता के हित को भैया कोई भी उन्होंने हितों का ध्यान नहीं रखा, उनके अधिकारों का कोई ध्यान नहीं रखा है तथा उनके साथ कई तरह के भैया क्या किए हैं, तो वो उन्होंने किए हैं मतभेद किए हैं, यानी कि भेदभाव किए हैं। तो ये सब जब वो देखती है तो उसके बाद क्या करता है कि उसी समय जो वहाँ की हालत थी, जैसा कि अभी मैंने बताया था कि भैया कंपनी जो है वो आपकी दिवालिया हो गई थी, तो उस समय क्या होता है कि जो भैया कंपनी थी वो आर्थिक संकट में थी क्योंकि भैया उसके पैसे नहीं बचे थे क्योंकि इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार हो गया था। तो क्या होता है कि जो वहाँ की भैया कंपनी है वो इंग्लैंड सरकार से क्या करती है कि 90 करोड़, आई थिंक 90 करोड़ ही होगा, 1000 10 लाख, हाँ, 90 करोड़ पाउंड का जो है वो भैया मांगती है, कर्जा मांगती है। 90 करोड़ पाउंड बहुत ज़्यादा होती है, रकम होती है। तो वहाँ की जो भैया केंद्र सरकार थी भैया गृह सरकार थी, वो क्या चाह रही थी कि वो जो है वो किसी भी हाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा देख रेख जो भी काम है वो अपने हाथ में नहीं लेना चाहती थी। वो चाहती थी कि जो है भैया ईस्ट इंडिया कंपनी अपना सेपरेटली वर्क करती रहे और जो भी उसके जो उसका बिजनेस हो रहा है या फिर जो भी होगा उससे जो भी भैया प्रॉफिट आता है वो सिर्फ हमारे पास आता रहे, वो ये सब चाह रही थी। लेकिन अब जब इतना लंबा अमाउंट जब उससे मांगा जाता है कि भैया आप हमको दीजिए, ऋण दीजिए, तो उसको ये सब दिखता है कि अगर हम इसका जो है जो भैया इसका पूरा पावर है, जो इसका है पूरी बागडोर अगर हम नहीं संभालते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी और ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। तो वो ये भी नहीं चाहती थी। तो उसने क्या किया कि उसने इसको भैया अपने अंडर में करने का प्रयास किया और उसके लिए उसने क्या किया कि उसने जो है भैया वहाँ की जो भैया संसद थी उसने 2 कानून पास किए थे। आपको देखो 2 कानून कौन से थे, तो वहाँ पे देखो जैसा कि है यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंग्लैंड में बहुत पहले से ही कंपनी के हिसाब की जांच करने के लिए तथा कंपनी के कर्मचारियों को भ्रष्टाचार रोकने के लिए मांग की जा रही थी। सही बात है। और इस संबंध में 2 कानून पास होते हैं पार्लियामेंट में सन 1776 में, ठीक है। और ये जो 2 कानून हैं वो कौन कौन से हैं, तो देखिए पहला कानून आता है कि जो भैया कंपनी है उसको 14 लाख पाउंड की धनराशि दी जाती है, मात्र 14 लाख पाउंड। इन्होंने मांगे कितने थे और इनको मिले कितने, समझ लो। तो मात्र 14 लाख पाउंड की धनराशि मिलती है, वो भी कितने % ब्याज पे, 4% ब्याज पे। तो ये रहा इनका पहला कानून। दूसरा कानून बोलता है, दूसरा कानून जो है जो अभी हम पढ़ रहे हैं रेगुलेटिंग एक्ट, ये वो रेगुलेटिंग एक्ट का टॉपिक है। तो 1773 में 2 कानून आते हैं जो कि कंपनी के भैया भ्रष्टाचार और जो भैया वहाँ के बहुत ज़्यादा जो वहाँ का भैया था पुराने हिसाब किताब थे, तो उन सबको भैया कंट्रोल करने के लिए और जो उसकी आर्थिक स्थिति थी उसको ठीक करने के लिए 2 कानून बनते हैं। पहला ये होता है कि इसमें इनको 14 लाख पाउंड की रकम 4% ब्याज पर मिलती है और दूसरा थर्ड जो हमारा था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। तो आइए बात करते हैं। अब क्या होता है कि ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पर नजर रखने के लिए 1773 में एक एक्ट बनाती है जिसे हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के नाम से जानते हैं। ये तो हम सभी को पता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि ब्रिटिश सरकार ने जो है इस एक्ट में क्या किया कि कंपनी के हाथों से उसकी राजनीतिक सत्ता लेने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया था। यानी कि अभी तक क्या होता था कि जो भैया कंपनी के
थे, आला अफसर थे, वही यहाँ पर सब कुछ होते थे और वो जो भी अपना करना चाहते थे वो अपना सब कुछ करते थे और उसकी कोई भी जवाबदेही ब्रिटिश संसद में नहीं होती थी। लेकिन 1773 का जो आपका एक्ट आता है उसके बाद से क्या हो गया कि कंपनी के जो आला अफसर है वो सिर्फ और सिर्फ एज आ उनके सब ऑर्डिनेट यहाँ पर अपना व्यापार करेंगे और जो भी यहाँ की समस्याएं हैं या फिर जो भी कोई भी है बात वो सीधे जाकर उनका जवाबदेही हो जाएगी ब्रिटिश संसद में। और भैया जो हमारा क्राउन शासन तो आता है आगे आपका, लेकिन ब्रिटिश संसद में उसकी जवाबदेही हो जाती है। तो अब इसमें क्या होता है कि जो आपका भारत के जो भी भैया मैटर हैं उनमें सीधे सीधे हस्तक्षेप अब किसका होगा, अब वो होगा आपका ब्रिटिश सरकार का। लेकिन अभी तक किसका था, तो वो था 1773 के एक्ट के पहले तक था, वो था आपका जो भी भैया आला अफसर ईस्ट इंडिया कंपनी के थे। लेकिन अब कंपनी के सारे कामों में और जो भी भैया भारत के से संबंधित जो भी मामले हैं उन सभी में अब सीधा हस्तक्षेप आ जाता है ब्रिटिश संसद का, यानी कि ब्रिटिश सरकार। ये पॉइंट था मेन जो कि होता है आपका रेगुलेटिंग एक्ट में। ठीक, अब क्या हुआ, जो भैया कंपनी के जो यहाँ पर थे निदेशक थे यानी कि डायरेक्टर्स थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, उनसे ये बोला गया कि वो भैया कंपनी के सैनिक, असैनिक तथा राजस्व संबंधी सभी कार्य एवं कागज पत्र ब्रिटिश सरकार के सामने रखेंगे। यानी कि क्या हुआ, कंपनी के जो भी लोग हैं अगर वो यहाँ पर कोई भी सैनिक कार्रवाई करते हैं या वो अपनी सैनिक बढ़ाते हैं या मान लिया जो वहाँ पे भैया टैक्स लगाए जा रहे हैं, टैक्सेशन में भी कोई जो है भैया वो करते हैं, चेंजमेंट करते हैं, उतार चढ़ाव करते हैं या अन्य कोई भी बड़ा जो है फैसला यहाँ पर सब लेते हैं, तो उन सबका जो भी उनका पेपर वर्क है और जो भी उनकी रिपोर्ट है उनको ये सारी की सारी चीजें जाके ब्रिटिश सरकार के समक्ष यानी कि ब्रिटिश संसद में पेश करनी होगी। अगर वो पेश नहीं करते हैं तो वो सीधे भैया कानून का उल्लंघन होगा और उस पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई होगी। ये वहाँ का नियम बनता है। अब इस एक्ट के अंतर्गत देखो क्या होता है कि अभी तक जो था बंगाल में था गवर्नर था, और पहला गवर्नर कौन था, वो था लॉर्ड क्लाइव था, जिसको माना जाता है कि वो भैया भारत में अंग्रेजी शासन का मेन माना गया है, संस्थापक माना गया है कि उसने ही सबसे मजबूत नींव रखी है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि जो भैया बंगाल का जो था गवर्नर उसको क्या किया जाता है कि उसको संपूर्ण भारतीय क्षेत्र का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। यानी कि जो अभी तक बंगाल का था गवर्नर अब वो बन जाता है भारत, जो भी आपका भारतीय क्षेत्र है वो उसका गवर्नर जनरल बन जाता है। और उसके अंडर में एक भैया परिषद बनाई जाती है या एक काउंसिल बनाई जाती है और इस काउंसिल में रहते हैं 4 सदस्य रहते हैं। तो देखो क्या क्या चीजें बनती हैं 1773 के एक्ट में। 1773 में क्या होता है कि संपूर्ण भारतीय क्षेत्र का भैया गवर्नर जनरल बन जाता है जो था बंगाल का गवर्नर। ठीक है, और उसको एक भैया काउंसिल दे दी जाती है यानी कि उसके अंडर में 4 लोग काम करेंगे, यानी कि उसमें 4 सदस्य काम हो गए। अब ये जो 4 सदस्य हैं वो कौन कौन से हैं, तो ये जो 4 सदस्य हैं उनमें से जो भैया 3 सदस्य हैं, 3 सदस्यों का जो है संबंध किसी भी प्रकार से कंपनी से नहीं है। यानी कि 3 जो लोग होंगे वो भैया बाहरी होंगे, कंपनी के नहीं होंगे, यानी कि वो आपके कंपनी से रिलेटिव नहीं होंगे। और अगर वो मान लिया होते हैं कंपनी से रिलेटिव तो वो भैया काउंसिल के सदस्य नहीं होंगे। ठीक है, और एक हमारा सदस्य रहेगा जो हमारा रहेगा आपका कंपनी से। अब क्या होता है कि कंपनी के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए भी भैया जो है आपका जस्टिस की व्यवस्था की जाती है। तो जस्टिस जहाँ भी आ जाए वहाँ भैया हमें चाहिए होता है न्यायालय। तो क्या होता है कि 1773 के जो भैया आता है रेगुलेटिंग एक्ट उसके परिणाम स्वरूप 1774 में सुप्रीम कोर्ट बनता है और वो कहाँ बनता है, कलकत्ता में। तो कलकत्ता का जो है आपका सुप्रीम कोर्ट वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत बनाया गया है। और ये कब बना है, ये बना है 1774 में, और ये सबसे पुराना सर्वोच्च न्यायालय है यानी कि सबसे पुराना सुप्रीम कोर्ट है भारत का। अब जो 1773 का जो आपका एक्ट आता है उसमें क्या होता है कि कंपनी के अतिरिक्त जो है संगठन में ही परिवर्तन नहीं किएगा। अब देखो क्या होता है कि इस एक्ट में जो
भैया कंपनी थे तो उसका जो भैया बाहरी संगठन था उसमें ही नहीं चेंजमेंट हुए, बल्कि उसने क्या किया है कि जो आपका कंपनी तथा जो आपका ब्रिटिश क्राउन है उन दोनों के बीच में जो आपका पारस्परिक संबंध है उसके बारे में भी पूरी की पूरी व्याख्या की है। मीन्स ये है कि जो भी भैया रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो नियम कानून बने थे उनका मेन जो उद्देश्य था वो सिर्फ ये नहीं था कि हमें सिर्फ कंपनी को भैया कंट्रोल करना है, नहीं, उन्होंने ये बोला है कि जो भैया कंपनी के जो काम हो रहे हैं वो तो कंट्रोल होंगे ही होंगे, साथ में जो भैया कंपनी और जो हमारा है भैया सरकार है, ब्रिटिश शासन है, जो ब्रिटिश क्राउन है, उन दोनों के बीच में एक प्रॉपर पाइपलाइनिंग होनी चाहिए, यानी कि एक प्रॉपर कनेक्शन होना चाहिए, ताकि इन दोनों के बीच में आपसी जो भी उनके भैया बातें हैं और जो भी समस्याएं हैं उनका आदान प्रदान हो सके और उनका सॉल्यूशन निकल सके। तो इसने दोनों चीजों की व्याख्या इसमें की थी। ठीक है, अब क्या होता है कि कंपनी के इतिहास में सर्वप्रथम जो आपका था भैया ब्रिटिश पार्लियामेंट था, तो उसने क्या हुआ कि उसी ने भारतीय शासन की एक स्पष्ट रूपरेखा निश्चित की। तो जो अभी हमारे यहाँ भारतीय संविधान चल रहा है उसकी जो सबसे पहली रूपरेखा जो होती है निर्धारित, वो कब होती है? वो होती है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इसीलिए जो है इसको पहला सोर्स माना गया है भारतीय संविधान निर्माण में। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट इसलिए और ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब देखो जो आपका रहा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, तो उसमें क्या हुआ कि जो आपका ब्रिटिश प्रशासन है, अब यहाँ पर अभी तक चल रहा था आपका कंपनी शासन, अब 1773 के बाद यहाँ पर आ जाता है आपका ब्रिटिश शासन आ जाता है। ब्रिटिश शासन क्या, ब्रिटिश शासन है ना, तो वो आता है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें ये जो एक्ट था इसमें आपका कार्यकारिणी न्यायकारिणी जो भी है वो सब के सब आपस में बांट दिए जाते हैं। मतलब कि जो आपका मंत्रिमंडल है या जो भी आपके नियम कानून बनेंगे वो अलग बनेंगे और उन नियमों का जो भी पालन होगा वो अलग तरह से होगा। तो उन्होंने सारे के सारे डिवीजन अलग कर दिए थे। तो ये होता है रेगुलेटिंग एक्ट। ये तो हो गए उसके कुछ पॉइंट्स। अब आइए बात करते हैं जो इसकी प्रमुख धाराएं थी। तो धाराएं कौन कौन सी थी? तो भैया जो रेगुलेटिंग एक्ट की प्रमुख धाराएं अगर हम बात करते हैं तो इस एक्ट में क्या हुआ कि जो भैया कलकत्ता का गवर्नर था उसको भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। ये तो पहला पॉइंट। और ये मैंने जब आपको भैया गवर्नर तथा गवर्नर जनरल बताए थे तब मैंने इनको आपके साथ पूरी तरह से डिस्कस किया हुआ है कि किस एक्ट के तहत कौन क्या बना है। तो जिन लोगों ने भी वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर एग्जाम में आता रहता है। अगला क्या होता है, जो आपका मुंबई तथा मद्रास के जो भैया गवर्नर थे। अब 1773 के पहले क्या होता था कि भैया बंगाल का भी गवर्नर था, मुंबई का भी गवर्नर था, मद्रास का भी गवर्नर था। तो क्या होता है कि जो भैया गवर्नर अब 1773 का जब एक्ट आ जाता है तो भैया जो था भैया गवर्नर कलकत्ता का उसको संपूर्ण भारत का बना दिया जाता है। अब क्या होता है, जो भैया बम्बई तथा मद्रास के हैं गवर्नर, वो भैया अब जो है वो दोनों के दोनों इसके अंडर में आ जाते हैं। किसके अंडर में आ जाते हैं? जो भैया कलकत्ता का हुआ करता था गवर्नर और अब बन गया है भारत का गवर्नर जनरल। तो क्या होता है कि बम्बई तथा मद्रास के जो भैया गवर्नर हैं वो बाहरी नीति तथा देशी राज्यों से संधि विग्रह आदि विषयों में, यानी कि जो भी आपकी रियासतें हैं उनमें अगर हमें कोई मान लिया उनका अपघटन करना है या उनका विलय करना है तथा जो आपकी बाहरी नीति है, इन मामलों में के लिए अगर उसे कोई भी सुझाव चाहिए या फिर कोई नियम पारित करना है तो वो उसको पहले जाना पड़ेगा भारत के गवर्नर जनरल के पास। और अब क्या होता है कि अब जब तक जो हमारा गवर्नर जनरल है वो उसकी स्वीकृति नहीं देगा तब तक जो आपके विदेशी राज्य हैं, यानी कि जो आपके भारत के बाहर वाले जो राज्य हैं, अगर वो उसको जो है आपस में सब विलय करना चाहते हैं तो जब तक गवर्नर जनरल की परमिशन नहीं होगी तब तक वो ना तो भैया संधि कर पाएगा ना तो वो उसका विक्रय कर पाएगा। लेकिन अगर मान लिया इमरजेंसी लग गई, आपातकाल आ जाता है, तब क्या होता है कि तब भैया गवर्नर जनरल की पूर्व स्वीकृति के
बिना भी संधि विक्रय आदि करने का अधिकार दे दिया गया। तो ये हमारा वही नियम हो गया जैसे हमारे यहाँ अभी है, संविधान में है कि राष्ट्रीय या आपातकाल के समय जो भी जरूरत हो वो हम अपने अकॉर्डिंग नियम एवं कानून वो सब चेंज हो सकते हैं, तो वही चीज है। ठीक है, तो ये था। अगला आता है हमारा कि भैया इसका कार्यकाल कितना बनाया गया। तो भैया कार्यकाल निश्चित कर दिया गया था कि 5-5 साल के लिए रहोगे। ठीक है, तो 5 साल के लिए गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब गवर्नर जनरल की सहायता के लिए उसको भैया एक काउंसिल दी गई, परिषद दी गई, जिसमें 4 सदस्य थे। 4 में से भैया 3 सदस्य वो थे जिनका कंपनी से कोई लेना देना नहीं था, वो बाहरी सदस्य थे। ठीक है, तो एक काउंसिल भी इसको दे दी गई। इसके बाद क्या हुआ कि इसमें 4 सदस्य थे, इन सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष रखा गया। अब देखो 4 सदस्य थे तो भैया 4 साल रहेंगे, 5 साल नहीं रहेंगे। 5 साल खाली गवर्नर जनरल रहेगा और सदस्य 4 साल रहेंगे। क्यों? इसका भी एक पॉइंट था कि अगर मान लिया 5 साल का मान लिया कार्यकाल इनके सदस्यों का भी कर देते तो हर 5 साल के बाद क्या होता कि एक नया गवर्नर जनरल आता और नए 4 सदस्य आते। तो वो भैया पुराने मिलने वाले नियम कानूनों को जब तक समझते बूझते तब तक तो 2 साल निकल जाते। तो इसलिए क्या किया गया है कि भैया 4 साल का उनका रखा गया है कि 1 साल तक वो भैया जो कि पुराने नए सब नियम कानून है और जो भी एक्ट चल रहे हैं उन सबको भली भांति वो सब अपने पास वो सब कंठस्थ कर ले और जब नया गवर्नर जनरल आएगा तो वो उसकी हेल्प कर सके। तो इसलिए इनको 4 साल रखा गया। अब जो भैया गवर्नर जनरल था उसका कितना वेतन किया गया, तो वो रखा गया भैया 25,000 पाउंड प्रति वर्ष। ये आप ध्यान रखिएगा, 25,000 पाउंड प्रति वर्ष। और सदस्यों का वेतन रखा गया है 1,000 पाउंड प्रति वर्ष। तो ये आपको याद रखना है कि 25,000 पाउंड था। अब देखो कितना ज्यादा डिफरेंस है, 25,000 पाउंड रखा गया है गवर्नर जनरल का और सदस्यों का वेतन है आपका 1,000 पाउंड प्रति वर्ष। ठीक है, अगला आता है कि इस एक्ट के अनुसार जो आपका वॉरेन हेस्टिंग्स है। अब देखो वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 के एक्ट के समय बंगाल के भैया गवर्नर थे, तो वही भैया बन जाएंगे भैया प्रथम गवर्नर जनरल भी बनेंगे। ये तो हम सभी को पता है ना। तो ये हमारा हो जाता है कि वॉरेन हेस्टिंग्स जो हैं वो हमारे प्रथम गवर्नर जनरल बन जाते हैं। अब देखो क्या होता है कि उस जो आपकी भैया इसके अंडर में जो हमारी काउंसिल आती है, तो काउंसिल के जो भैया सदस्य होते हैं वो कौन कौन होते हैं, तो वो एक थे भैया फ्रांसिस थे, एक थे आपके क्लेवरिंग, एक थे मानसन और एक थे बारवेल। ये 4 लोग थे जिनकी नियुक्ति होती है एज अ मेंबर ऑफ काउंसिल, यानी कि भैया काउंसिल के सदस्यों के रूप में। और इन सभी लोगों की नियुक्ति किसने कर दी थी? वो कर दी थी ब्रिटिश सरकार ने। तो यानी कि फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मैनसन और बैरवेल, ये 4 लोग थे जो कि वॉरेन हेस्टिंग्स के अंडर में पहली काउंसिल के सदस्य थे। तो फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मैनसन और बैरवेल, ये आपको नाम याद रखने हैं। लेकिन क्या होता है कि जो भैया भविष्य के जो भैया रिक्त स्थानों की पूर्ति है, यानी कि जब ये भैया 4 छूटेंगे तब कौन आएगा, तो उसके लिए उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के को भैया ये सारी पावर दे दी थी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही डिसाइड करेगा कि अब कौन उस पद पे आएगा या फिर कौन क्या आएगा, जैसे आएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि जो भैया ये एक्ट है, तो अब क्या होता है कि जो भैया कंपनी के सैनिक हैं, तो कंपनी के सैनिक हैं एवं राजनीतिक शासन है, तो उस पर सविस्तार सूचना भी जो आपके भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो देंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास। यानी कि जो भैया कंपनी के लोग थे वो अपना पूरा का पूरा जो भी है भैया ब्यौरा वो जाके देंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, फिर बोर्ड ऑफ भैया डायरेक्टर्स जाके देंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। यानी कि एक पूरा प्रोसेस साइकिल बना दिया था कि और एक पूरी भैया चेन साइकिल बन गई थी कि कौन किसको कैसे कैसे अपनी इंफॉर्मेशन आगे बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये वहां का सिस्टम था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसको रिपोर्ट करेंगे, वो करेंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। इसके बाद क्या होता है कि जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट है उसमें क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, जो कि मैंने बताया कि 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। और इसमें क्या होता है कि जो भैया मुख्य न्यायाधीश है उसका वेतन कर दिया जाता है 8,000 पाउंड। 8,000 पाउंड वेतन कर दिया जाता है मुख्य न्यायाधीश का। अच्छी बात है भैया, पैसा मिल रहा है 8,000 पाउंड। और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं
उनका वेतन कर दिया जाता है 6,000 पाउंड। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। अगला आता है कि जो भैया कंपनी का कोई भी जो है कर्मचारी, जो आपका आज भी है भैया नियम कि जो हमारा भैया गवर्नमेंट सर्वेंट है वो अपने नाम पर बिना कोई कोई उसके भैया लाइसेंस लिए वो कोई भी अपना प्राइवेट वर्क नहीं कर सकता है। ऑन पेपर तो उसका नाम नहीं होना चाहिए, है ना। तो वही चीज यहाँ पर भी है कि भैया कंपनी का कोई भी कर्मचारी बिना लाइसेंस प्राप्त किए कोई भी प्राइवेट जॉब या प्राइवेट वर्क या फिर आपका कोई भी भैया प्राइवेट बिजनेस नहीं कर सकता है, और ना तो किसी से भेंट या उपहार भी ग्रहण कर सकता था, यानी कि कोई घूस भी नहीं ले सकता, है ना। तो ये वही चीज थी। लेकिन हुआ इसका विपरीत, नियम कानून तो बन गए, और जैसा कि हम लोग कहते आ रहे हैं कि भैया नियम कानून बनते काहे लिए हैं, तोड़ने के लिए, वादा काहे लिए लोग करते हैं, तोड़ने के लिए। तो यहाँ पर भी बहुत टूटा। इसके बारे में भी मैं अभी करूंगा भैया चर्चा किसी दूसरे वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि रेगुलेटिंग एक्ट के जो भैया परिणाम आते हैं वो क्या क्या आते हैं, ये भी मैं आपको इस पर चर्चा करूंगा। तो अगला आता है जो भैया गवर्नर जनरल की काउंसिल है, तो उसमें समस्त निर्णय जो है वो आपके लिए जाते हैं बहुमत के आधार पर, यानी कि वोटिंग के आधार पर। तो गवर्नर जनरल की काउंसिल में जो भी नियम कानून बनेंगे उनके लिए पहले भैया वोटिंग होगी, और वोटिंग में जो भी आएगा आउटपुट उसके आधार पर वो सारे निर्णय लिए जाएंगे। और जो आपका गवर्नर जनरल है उसको बाद में, जैसे मैं आप देखो जैसा कि हम जानते हैं भैया काउंसिल में जो आपकी काउंसिल थी उसमें 4 लोग थे, तो 4 लोग में अगर 2 ने मान लिया हाँ में दे दिया, 2 ने ना में दे दिया, अब बचा भैया कि कौन वोट दे, कौन उसका डिसीजन ले। तब एक जो आपका है 5वां गवर्नर जनरल है वो जिस भी भैया ऑप्शन पर क्लिक कर देगा, अगर उसने कहा यस तो फिर यस, अगर उसने कहा नो तो नो। तो वही चीज यहाँ पे भी है कि उसने उसके पास था आपका अधिकार, वो कौन सा था, वो था आपका डिसीजन मेकिंग का अधिकार था। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड पॉइंट्स 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। एक बार फिर से मैं बहुत जल्दी से इसको रिकैप कर दे रहा हूँ कि 1773 के पहले कंपनी का जो भैया लोग थे उन लोगों ने बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार करते हैं, और जो भारतीय नागरिक थे उनके जो भी भैया थे वो सब आपके अधिकार थे उन सभी चीजों का बिल्कुल वो लोग कर देते हैं भैया हनन कर देते हैं, और इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार करते हैं कि भैया कंपनी जो है बिल्कुल दिवालिया हो जाती है। तो जब ये सारी भैया खबर पहुंचती है भैया ब्रिटेन में, और वहाँ के लोग बहुत पहले से ही ये भैया डिमांड कर रहे थे कि यहाँ पर की भैया जो है भैया कंपनी शासन है इसके जो भी काम है उसकी जांच होनी चाहिए। तो जब वहाँ की भैया सरकार इनकी जांच कराती है तो वो पाती है कि जो भी आरोप लगे हैं वो सब सही लगे हैं, तो वो तब क्या करती है कि वो 2 नए भैया कानून बनाती है। एक पहला बनाती है कि उसने 1773 में एक नया कानून बनाया जिसके अंतर्गत वो कंपनी को 14 लाख पाउंड देती है, और कितने % ब्याज पे, वो देती है 4% ब्याज पे। और दूसरा बनाती है वो था आपका रेगुलेटिंग एक्ट, और इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वो क्या करती है कि वो भैया जो आपका था क्या नाम उसका बंगाल का जो था भैया गवर्नर, उसको संपूर्ण भारत के क्षेत्र का गवर्नर जनरल बना देती है, और उसके अंडर में 4 लोगों की काउंसिल बना देती है, और उन 4 में से 3 होते हैं जो कि कंपनी से रिलेटेड नहीं होते हैं। तो ये उसने पूरा बना दिया। और एक हमारा जो है बहुत ज्यादा रहा है फेमस, वो ये रहा कि 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो जाती है। और ये जो एक्ट रहा है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, यही सबसे पहली रूपरेखा मानी गई है भारतीय संविधान निर्माण की, क्योंकि भारतीय संविधान का जो भी भैया रूपरेखा ली गई है, मेन जो भैया उसकी पृष्ठभूमि तैयार होती है वो होती है 1773 के इसी एक्ट से, जो था आपका रेगुलेटिंग एक्ट। तो आज के वीडियो के लिए फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जिन लोगों ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को आप अभी तुरंत आप भैया आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, बी हैप्पी।